हूं सुचरिता कुकरेती और आप देख रहे हैं महाभारत। आज मैं इटावा में मौजूद हूं और आज महाभारत में मैं सीधे सीधे उस हिजाब विवाद की बात कर रही हूं और सुचरिता के शब्दबाण में सीधे पूछ रही हूं कि क्या हिजाब बहाना है, मकसद एक और शाहीन बाग बनाना है। ये सवाल इसलिए क्योंकि हिजाब का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है और अब जिस तरह की दलीलें सामने आ रही हैं, जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि 2 साल पहले का घटनाक्रम दोहराया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से एंटी सीए और एनआरसी प्रोटेस्ट के नाम पर लोगों को यह कहा गया कि उनकी नागरिकता छिन जाएगी, वही घटनाक्रम फिर से दोहराकर लोगों को बताया जा रहा है कि यह हिजाब नहीं, किस तरह से आपका धर्म छिन रहा है और यह किस तरह से आपको, आपके धर्म को आपसे अलग करने की कोशिश है। क्या धर्म के नाम पर यह सियासी बयानबाजी देश को नुकसान पहुंचाने वाली नहीं है? आज इसी पर कर रही हूं महाभारत। यह रिपोर्ट पहले देखिए। शरीयत में मुदाखलत की जाएगी तो कसम खुदा की एक ऐसा प्रोटेस्ट होगा पूरे हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर कि ये दुनिया देखेगी। एक बार फिर 2 साल पुरानी तस्वीर दोहराने की भूमिका तैयार की जा रही है। उस वक्त शिगुफा नागरिकता छीनने का छोड़ा गया और अब कपड़े छीनने का छोड़ा जा रहा है और लोगों को उसी तरह भड़काया जा रहा है जैसे सीएए और एनआरसी को लेकर भड़काया गया था, जिसका परिणाम देश ने शाहीन बाग, लखनऊ, मुंबई और आखिर में दिल्ली दंगों के रूप में देखा। अब जब मसला सिर्फ कॉलेज में ड्रेस कोड का है और जबकि गेंद अदालत के पाले में है, तब भी हल्ला ऐसे मचाया जा रहा है जैसे बुर्का बैन या हिजाब बैन किया जा रहा हो। ऐसे ही शोर मचाया गया और कहा गया कि सबकी नागरिकता चली जाएगी। फिर क्या, लोग सड़क पर आ गए और जो हुआ सबने देखा और अब फिर वही किया जा रहा है। देशव्यापी हंगामा खड़ा किया जा रहा है। अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में लोग जुटने लगे हैं, हंगामा करने लगे हैं। एक बार फिर उसी तरह से भड़काऊ तकरीरें हो रही हैं। यहाँ तक कि कोर्ट को भी चुनौती दी जा रही है। सैयद उज़्मा परवीन उर्फ झांसी की रानी, ये चैलेंज करती हूँ केंद्र सरकार को कि अगर फैसला हमारे हक में नहीं हुआ तो एक गूंज उठेगी और वो गूंज की जो कान तक आपके जाएगी, जिसे आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। बुर्के में धमकी देने वाली ये महिला उज़्मा परवीन हैं, जो अब AIMIM का हिस्सा हैं। एंटी सीए प्रोटेस्ट में भी इनका नाम सामने आया था। लखनऊ में AIMIM ने इन्हें उम्मीदवार भी बनाया, हालांकि पर्चा खारिज हो गया, लेकिन हंगामा खड़ा करने में ये कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही हैं। हम CA-NRC वाली प्रोटेस्ट की जो लड़कियां हैं, वो एक ऐसा प्रोटेस्ट खड़ा करेंगी हिजाब को लेकर कि आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। इस बीच सीएम योगी स्कूल में फिजूल विवाद पर ऐसा तर्क दिया जिससे फर्क साफ नजर आने लगा कि मसला ड्रेस कोड का है, मजहब का नहीं। उत्तर प्रदेश के अंदर सभी कर्मचारियों को या सभी लोगों को ये बोल सकता हूं कि आप भी भगवा धारण करें, ये उनका विषय है, जो उनको धारण करना करें, लेकिन ड्रेस कोड स्कूलों में लागू होना चाहिए। हिजाब विवाद को तूल देने वाली कांग्रेस की भड़काऊ कोशिशें जारी हैं। पहले बिकनी और घूंघट के नाम पर माहौल बनाया और अब हद पार करते हुए कर्नाटक कांग्रेस के नेता जमीर अहमद ने बेहुदा बयान दे डाला। हिंदुस्तान के अंदर मेरे ख्याल से रेप रेट जो है वो सबसे हाईएस्ट हिंदुस्तान के अंदर है। वजह क्या है? ये गोशे पर्दे में नहीं होने की वजह से। हिजाब न पहनने को रेप से जोड़ने पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। क्योंकि आपने हिजाब नहीं पहना इसलिए आपका बलात्कार होना जायज़ है, ये इससे ज्यादा मानसिकता महिला विरोधी कहीं पर नहीं देखी जाती। ऐसा नहीं है कि हिजाब विवाद को सिर्फ कांग्रेस और AIMIM ही तूल दे रही है, सपा के सिपाही भी पीछे नहीं हैं। सपा सांसद ST हसन ने हिजाब को कड़े से जोड़ते हुए कड़ी आपत्ति जता दी है। कभी आपने इस बात पे इतराज करा है कि तिलक लगा के स्कूलों के अंदर बच्चे क्यों आते हैं, कड़ा पहन के क्यों आते हैं? हिजाब के नीचे भी यूनिफॉर्म होती है, हिजाब के नीचे क्या यूनिफॉर्म नहीं पहन सकते? इससे पहले AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी हिजाबी प्रधानमंत्री का शिगुफा छोड़ा था, जिस पर बाबा रामदेव ने
उन्हें 18वीं सदी से लौटने की सलाह दे डाली। ओवैसी साहब जो है ना 18वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं। कोई हिजाब पहने या ना पहने, कोई टोपी पहने या ना पहने, कोई चोटी जनेऊ पहने तो बहुत अच्छी बात है, पहने या ना पहने, दाढ़ी मूछ रखे या दाढ़ी मूछ कटवा ले, लेकिन देश को ना कटने दे, देश को ना बिकने दे। सवाल बरकरार है, जब फैसला संविधान के मुताबिक होना है, जब फैसला कोर्ट को देना है, तो क्यों देश में माहौल बिगाड़ने वाले हालात पैदा किए जा रहे हैं? क्यों लोगों के जज्बातों को भड़काया जा रहा है? लोगों को क्यों हंगामे के लिए उकसाया जा रहा है? लोगों की भावनाओं से जुड़ी बातों को लेकर अफवाहें फैलाई जा रही हैं। कॉलेज के ड्रेस कोड को कभी बुर्का बैन और कभी नमाज और कभी अजान से जोड़कर भ्रम फैलाया जा रहा है। आखिर कौन है जो फिर से देश में शाहीन बाग बनाना चाहता है? कौन है जो सांप्रदायिक लकीर खींचना चाहता है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और मैं अपने मेहमानों का परिचय आपसे कराऊं उससे पहले मैं आपको बता देती हूं कि जो बड़ी खबर है, बड़ी खबर कर्नाटक हाई कोर्ट में इस पूरे हिजाब विवाद को लेकर उसे कल तक के लिए टाल दिया गया है। बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं, हाई कोर्ट में कल फिर सुनवाई होगी हिजाब विवाद को लेकर। कर्नाटक हाई कोर्ट में कल 2:30 बजे एक बार फिर सुनवाई होगी। स्वतंत्रता के अधिकार को समझना होगा, कह रहा है हाई कोर्ट, यानी सीधे सीधे स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसे समझने की बात कह रहा है कर्नाटक हाई कोर्ट। और वो कह रहा है कि इस मामले को थोड़ा समय चाहिए। कल एक बार फिर 2:30 बजे इस पर सुनवाई होने वाली है। ये बड़ी खबर आपको बता रही हूं। आज कर्नाटक हाई कोर्ट में दलीलें दी गई याचिकाकर्ताओं की तरफ से, उनके वकील की तरफ से दलीलें दी गई। और वो दलीलें क्या थी वो भी मैं आपको बताऊंगी। वो दलीलें जो दी गई वो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आज कोर्ट में, एक बार अमित जरा पहले दिखा देते हैं जो दलीलें दी गई थी आज कोर्ट में। उन दलीलों में क्या कहा गया? उन दलीलों में सीधे सीधे कहा गया कि सरकारी आदेश आर्टिकल 25 के खिलाफ है। सरकार का आदेश कानूनन वैध नहीं है। हिजाब पर बैन को लेकर कोई कानून नहीं है, ये याचिकाकर्ता ने आज कोर्ट में कहा। और कहा कि कॉलेज कमेटी को तय करने का हक नहीं है कि क्या ड्रेस कोड हो। ये ड्रेस कोड तय नहीं कर सकती है कॉलेज कमेटी। और केंद्रीय विद्यालयों में हेडस्कार्फ पहनने की अनुमति है तो हमें क्यों नहीं। और इसी के साथ साथ हिजाब पहनना इस्लामी आस्था का एक अनिवार्य अभ्यास है। उन्होंने उसे एसेंशियल कहा, अनिवार्य अभ्यास है। यह कोर्ट में दलील दी गई है। ये मैं अपने दर्शकों को बता दूं। मेरे साथ आज जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनका परिचय अपने दर्शकों से कराऊंगी। बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता शाजिया इल्मी जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, सोशल एक्टिविस्ट अमीना शेरवानी जी जुड़ रही हैं, राजनीतिक विश्लेषक शिवम त्यागी जी जुड़ रहे हैं, अतिकुर रहमान इस्लामिक स्कॉलर अतिकुर रहमान साहब जुड़ रहे हैं, सईदा फलक जुड़ रही हैं जो लीडर हैं AIMIM की, और डॉक्टर प्रतिमा सिंह जुड़ रही हैं, कांग्रेस की नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। अगर सईदा फलक जी जुड़ गई हैं, सईदा फलक जी मैं आपके पास पहले आ रही हूं। सईदा जी, ये जो बयान आपकी नेता दे रही हैं, ये बयान मैं आपको एक बार बताऊं किस तरह से इस वीडियो को जारी किया गया, लोगों तक पहुंचाया गया, जिसमें वो कह रही हैं कि हमारी इज्जत, हमारी अजमत छीनी जा रही है। अब मैं आपसे सीधे पूछूंगी मैम, इस तरह का बयान, इज्जत छीन गई, अजमत छीन गई, हमारा हिजाब छीन गया, आपने बिल्कुल डिक्लेयर कर दिया कि किस तरह से यहाँ एक तरह से एनार्की पूरे देश में फैल गई है हिजाब को लेकर। देखिए, कर्नाटका में जो हिजाब बैन किया गया है, अगर वो खाली यूनिफॉर्मिटी की बात कर रहे हैं, मुझे ये बात समझने नहीं आ रही। मैं बार बार सबसे पूछना चाह रही हूँ, अगर बात खाली स्कूल यूनिफॉर्म, स्कूल कोड की है तो स्कूल में तो यूनिफॉर्म होता है या थोड़े इंटरमीडिएट कॉलेजेस में, डिग्री और पीजी कॉलेजेस में नहीं होता। तो अगर डिग्री और पीजी कॉलेजेस में यूनिफॉर्म कोड है ही नहीं तो कर्नाटका हुकूमत क्यों हिजाब पूरे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पे करना चाहती है, यानी कि डिग्री और पीजी भी जहां कोड यूनिफॉर्म कोड नहीं है। इसलिए ये हमारे हिजाब के ऊपर, ये हमारी इज्जत के ऊपर और हमारे, मैम देखिए, जहां पर यूनिफॉर्म नहीं होगी वहां पर तो ये स्टैंड ही नहीं करेगा। मैम कोर्ट में पहुंच गया है मामला, जहां यूनिफॉर्म नहीं होगी वहां पर तो कोर्ट में दलीलें भी नहीं दे सकती है सरकार। तो ये ऑब्वियसली यूनिफॉर्म जहां पर है उसी के लिए दलीलें दी जा रही है, पहली बात। और दूसरी बात, सईदा जी सईदा जी, ये जो वीडियो है उस पर बोलिए सईदा जी। इस वीडियो को देखकर ऐसा लग रहा है कि देश भर में महिलाओं की इज्जत उनसे छीन ली गई, अजमत छीन ली गई, ये कह रही हैं वो महिलाएं। आपकी पार्टी की नेता है ना, अभी वो पार्टी में शामिल हुई है, या फिर उनके बयान से आप डिस्टेंस करना चाहते हैं? क्या ये हो रहा है देश में? सुनिए ना, हिजाब हमारी इज्जत है, हिजाब हमारा अजमत है भाई, हिजाब हमारा गुरूर है। अगर हम हिजाब निकालने के लिए बोलेंगे तो वो हमारा राइट छीन रहे हैं ना। फ्रीडम ऑफ चॉइस कौन रहा है? छीन कौन रहा है? किसने छीन लिया? बोल रहे हैं कि किसने छीन लिया? निकाल कर आओ। क्यों निकाल कर आए? क्यों निकाल कर आए? पढ़ाई करना हो तो
क्यों कॉम्प्रोमाइज करें? हमें क्यों मजबूर कर रहे हैं किताब या हिजाब में चूज करने में? क्यों मजबूर किया जा रहा है? आप बोलिए। ठीक है, अटैक नहीं तो क्या है? ये हमारी इज्जत पर ही तो अटैक किया जा आप रहा कह है। रही हैं कि क्या है हिजाब का अर्थ क्या है कुरान के अनुसार? अमीना जी को मैं ला रही हूँ अरे बहस में। अमीना जी, अगर आपको पता नहीं है तो मैं क्या करूँ? अगर आपको समझ मुझे नहीं आता, पता है, ये उम्र में मैं आपको तो पता आपसे बहुत नहीं छोटी है। हूँ। आपको पता ही नहीं है। मैं तो हिजाब तो एक बहुत छोटी दीवार हूँ। होती अब है, अगर आप ये उम्र में भी हिजाब समझ नहीं सकी एक तो उसमें मैं कर्टेन क्या होता करूँ? है, हिजाब एक स्क्रीन होती है। कोई इंसान, ना मर्द ना औरत, पर्दे को तो पहन नहीं सकता, कर्टेन को, दीवार को भी नहीं पहन अमीना सकता। जी, आप अपने पर सर के डिफरेंशिएट चारों केसेस तरफ हो दीवार सकते बांधी। हैं। इस कपड़े अगर का आपको नाम कुरान क्या है समझ जो आप नहीं आती, पहने अगर हुए आपको हैं? और पढ़ना कुरान आता की तो किस कोई कुछ वर्ष नहीं में कर लिखा सकते। हुआ है आप कि ये उसकी उम्र पहनना तो है? बहुत बड़ी है, लेकिन आप अब तक इस क्यों कपड़े नहीं का समझ नाम सकी? क्या है अमीना जो जी, आप बोलिए। आपने अपनी मुंडी पे लपेटा हुआ है? अरे अभी भी बताइए। और वक्त कुरान है, में अभी किस भी वर्ष वक्त में है, लौट लिखा हुआ जाओ, है अल्लाह इसका की तरफ चले डिस्क्रिप्शन? जाओ, अल्लाह कि की ऐसे नमाज ऐसे पढ़ लेंगे। लपेटो, यहाँ पर अगर आपको ब्रोच इस्लाम के लगाओ। बारे में पता कहाँ नहीं है तो लिखा मत है? बोलो। किस वर्ष में लिखा है कुरान की? अभी भी वक्त लिखा है, ही अमीना नहीं है जी, कहीं लौट पर, जाइए। इसका मैं बहुत डिस्क्रिप्शन ही नहीं ना है कहीं इज्जत पर। से बोल रही हूँ, आपको प्यार से बोल रही हूँ। अभी भी अल्लाह की राह पे आपकी चले इज्जत जाओ। आपके वक्त हाथों है, में ऊपर है। जाके क्या जवाब दोगी अब आप अल्लाह मैं को? तो बहुत ही अगर आपको समझ बाइज्जत नहीं औरत आ हूँ। रहा मेरी तो मेरी इज्जत कोई किसी गलती हिजाब नहीं है में नहीं अमीना है। जी। मेरी इज्जत आपने मेरे कुरान इस्लाम ठीक में से है, मेरे पढ़ा देश के नहीं। संविधान आप में अपने है। आप को वो बहुत दोनों बड़े मुझे स्कॉलर इज्जत देते समझते हैं। हो। भाई कुरान पढ़ लो, कोई पहले कपड़े का ट्रांसलेशन पढ़ टुकड़ा लो, ना मेरी इज्जत मुझे हदीस दे देख सकता है, लो। ना मुझसे मेरी इज्जत हजारों ले सालों से सकता जो है। करते इज्जत आ रहे मुझको हो, कुरान मालूम और कर लो क्यों संविधान करते हैं। दोनों ने पहले ही औरत अता की फरमा दी है। इज्जत क्या तो होती है? आप मेरी इज्जत औरत की के लिए फिक्र हया ना क्या करिए। मेरी चीज इज्जत होती है? आप दोनों एक साथ बोल रही हैं। आप दोनों एक साथ बोल रही हैं। नहीं, एक मिनट सईदा जी, अमीना जी, एक मिनट। मैं इस तरह से नहीं, अमित जरा प्लीज देखिए जरा, क्योंकि मैं बाहर हूं, मेरे लिए दिक्कत भी होती है। अमीना जी, मुझे एक बात बताइए, ये कहना और ये वीडियो में देखिए मैम, ये घटनाक्रम किस तरह से दोहराया जा रहा है, मैं इस बात पर स्ट्रेस कर रही हूँ। क्यों कर रही हूँ? क्योंकि 2 साल पहले कह दिया गया था कि आपकी तो नागरिकता चली गई, आपको तो इस देश से निकाल दिया जाएगा। उस तरह का भ्रम फैलाया गया, उसमें किस तरह से दिल्ली में दंगे तक हो गए वो हमने देखा है। अब ये कहा जा रहा है कि आपका हिजाब छीन लिया, आपका धर्म छीन जाएगा, आपका धर्म छीन लिया जाएगा आपसे। ये एक भ्रम और डर फैलाया जा रहा है क्या? देखिए, सीएए के खिलाफ तो मैं भी हूं। मैंने भी प्रोटेस्ट किया है सीएए के खिलाफ, क्योंकि अमित शाह जी ने क्रोनोलॉजी और ऐसी ऐसी बातें की थी। अब उन्होंने उन बातों को विड्रॉ कर लिया है। अब हम संतुष्ट हैं, उन्होंने लागू भी नहीं किया है। अब हमें कोई डर नहीं। उस वक्त माहौल ऐसा था कि अमित शाह जी ने भी कुछ ऐसी बातें कही, लोगों को डर भी लग गया, मगर उसको बात को हम समझ के पीछे हट गए। 12 प्रदेशों ने सीएए को लागू करने से भी इनकार कर दिया। कचहरी में केसेस भी हैं, वो बात कचहरी में चल रही है। अब हम सब लोग कचहरी की बात मानेंगे, तो सीएए को यहां से निकाल दें। सीएए हिंदुस्तान के हर गरीब नागरिक को, हर उस नागरिक को जिसके पास जमीन नहीं थी, बहुत पक्के कागजी सबूत नहीं थे। मैंने आसाम में देखा है सीएए कैसे लागू हुई थी, तकलीफ दे सकती थी, इसलिए उसके खिलाफ मैंने भी प्रोटेस्ट किया, मेरी मुसलमान बहनों ने प्रोटेस्ट किया, बहुत अच्छा किया। मगर वो प्रोटेस्ट में भी आजादी सामने लिख के और हिजाब पहने बैठी थी, तो वहां पर भी मैंने अपनी मुसलमान बहनों से कहा, आजादी और हिजाब इन दोनों में विरोध है। ना हमारा संविधान, ना हमारा कुरान हमसे कपड़े में अपने आप को लपेटने को इस तरह से कहता है। हम सशक्त हैं, हम लड़ सकते हैं, हमारी पुलिस है, हमारी कचहरियां हैं, हमारा संविधान है, हमारा अपना ग्रुप है लड़ने के लिए। कोई कपड़े का टुकड़ा हमको बचा नहीं सकता। और किसी कपड़े के टुकड़े में जो मुंडी पे लपेट लें, काले लबादों में अपने आप को छुपा लें, उससे हम लोग सामाजिक स्पेस से ओझल हो जाएंगे। हमने अपने हुकूकों के लिए लड़ना और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा हम लोगों के लिए। औरतें जितनी प्रकट रहेंगी, मैं एक बार मैं शिवम को ला रही हूँ बहस में। शाजिया जी जब थ्रू हो जाएंगी तो हमें जरा बताइएगा। मैं एक बार शिवम को ला रही हूँ बहस में, और अतिकुर रहमान साहब को। बिल्कुल अमीना जी देखिए, शिवम मेरी समस्या इस बात से है कि जब आप इस तरह का एक वीडियो बनाते हैं, इसे लोगों तक पहुंचाते हैं, आप लोगों को ये बताने की कोशिश करते हैं, और उस वीडियो में क्या कहा जा रहा है कि अगर कोर्ट का फैसला आया, हमारे खिलाफ आया, तब हम बताएंगे और तब हम विरोध करेंगे और देखेंगे, क्योंकि हमें वो एक्सेप्टेबल ही नहीं है। अब कोर्ट जो फैसला करेगा उसके ऊपर आपकी प्रतिक्रिया आपने पहले ही तय कर दी। अब ये कोर्ट क्या कहेगा, कोर्ट सारे नियमों को पढ़कर, सारी दलीलों को सुनकर अपना फैसला दे रहा है, इसीलिए अब फिर मुलतवी किया गया है। लेकिन ये वीडियो अपने आप में देखिए किस तरह से भड़काने वाला है। मुझे लगता है फैक्ट्स को कैसे डिस्टॉर्ट कर दिया गया। शिवम। सुचारिता जी, इस देश में जब तक माइनॉरिटी अपीजमेंट चलता आ रहा था, सब बड़े शानदार शांति के साथ आराम से थे।
2014 के बाद से जब से सरकार बदली है माइनॉरिटी अपीजमेंट बंद हो गया तो चैन नहीं है इनको। पहले दिल्ली के दंगों में पूरा देश जला, सीएए में पूरे देश में दंगे के हालात बने, सब सिचुएशन खराब हुई। उसके बाद किसान आंदोलन में किस तरीके से खालिस्तान मूवमेंट आया और किस तरीके से हंगामा हुआ। आज ये नया प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। लोग कहते हैं कि ये मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट तो आपका मस्जिद में जूते पहन के नमाज करने जाना भी है। मतलब कहने का यह है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के अधिकार के हिसाब से आपको मस्जिद में जूते पहनकर नमाज अदा करने से कोई नहीं रोकता। लेकिन क्या आप ऐसा करते हैं? क्या नहीं करते ना। हर एक पर्टिकुलर जगह का एक ड्रेस कोड होता है, उस ड्रेस कोड को फॉलो करना ही है। कल हिंदू का बच्चा भगवाधारी ड्रेस पहनकर आएगा, मुसलमान का बच्चा एक हाफिज की ड्रेस पहनकर आएगा, सिख का बच्चा पादरी की ड्रेस पहनकर आएगा, एक सरदार का बच्चा पूरे कपड़े पहनकर आएगा, साथ में एक कटार भी लगाकर आएगा जो उनके पूरे परिवेश में आता है। कहां लेकर जा रहे हैं इस देश के एजुकेशन सिस्टम को? और आप, और अंत में मैं एक और चीज कहना चाहता हूं, अमीना जी ने हिजाब पहना हुआ है तो वो बहुत इज्जतदार महिला है, और सुचारिता कुकरेती ने नहीं पहना है तो वो कम इज्जतदार है। अगर किसी एक महिला ने सर ढका हुआ है तो उसका सम्मान है, और अगर किसी ने जीन्स पहनी है तो उसका सम्मान नहीं है। अरे कौन सी दुनिया में जा रहे हैं भाई? अफगानिस्तान की महिलाओं से जाकर पूछिए, और अपना मुंह ढककर किस तरीके से उनके साथ अत्याचार हो रहा है, किस तरीके से उनको सेक्स स्लेव बनाया जा रहा है। और कल मैंने शिवम पूरी एक बहस इस बात पर कर दी कि कैसे 12वीं की उस बच्ची को गर्दन काट देने की धमकी मिल रही है क्योंकि उसने हिजाब नहीं पहना। वो टॉपर है लेकिन हिजाब नहीं पहना तो गर्दन काट देने की धमकियां मिल रही हैं उस लड़की को। किस तरह से ट्रोल किया जा रहा है, इस हद तक जा सकती हैं चीजें। मैं अतीकुर रहमान साहब यही दिखा रही हूं कि इस हद तक जा सकती हैं चीजें, इस हद तक जा सकती है कि आप गर्दन काट देने की बात कर देते हैं। आप लोग ऐसा करके कट्टरपंथियों को और बढ़ावा देते हैं, कट्टरपंथियों को बढ़ावा देते हैं। इसके बाद ये नहीं होगा कि हिजाब अधिकार है, इसके बाद ये होगा हिजाब ही पहनना है, हिजाब छोड़ ही नहीं सकते हैं। अतीकुर रहमान साहब। सुचारिता जी, आपने अच्छी खबर सुनाई कि कोर्ट की प्रोसीडिंग्स आज एंड हुई इस बात के ऊपर कि कोर्ट इंडिविजुअल लिबर्टी को मद्देनजर रखकर अपने आर्ग्यूमेंट स्टार्ट करेगा। अभी अभी कुछ लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें की, बड़ा अच्छा अपना रुख रखा। यहां पर एक कॉन्ट्रडिक्शन की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा सुचारिता जी। मैं कल तक के जो लोग इल्जाम दे रहे थे कि ये बुरखे वाली औरतों को मुस्लिम समाज बाहर निकलने नहीं देता है, बंद करके रखना चाहता है, इनको आजादी नहीं है, इनको खुल के बोलने का कोई राइट नहीं है, इनको अपने राइट्स को पूरी तरह से समाज में उजागर करने का राइट नहीं है, इनको दबोच के रखा जाता है। ये इल्जाम यहाँ पर फेल हो जाता है जब आप देखते हैं शाहीन बाग के मूवमेंट को। ऑफ कोर्स उसको आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं अगर आपको कुछ ऐसी अभद्दी उसमें चीज लगती है कि भाई नहीं ये नहीं होना चाहिए था, आप जरूर क्रिटिसाइज करिए। लेकिन कल आपने 2 दिन पहले पूरे भारत के अंदर जहां हिजाब को लेके प्रोटेस्ट देखी। मतलब आप वही वाली बात दोहरा रहे हैं ना कि भाई देखिए हिजाब पहनकर, बुर्का पहनकर ये तो बाइक भी चला रही है, हिजाब पहनकर ये हिजाबी प्रधानमंत्री भी बन जाएगी, यही कहना चाह रहे हैं ना आप? कह रहे हैं कि मतलब महिला तरक्की करेगी लेकिन पर्दे में, महिला हवाई जहाज उड़ाएगी लेकिन पर्दे में, महिला बाइक चलाएगी लेकिन पर्दे में। आपको पर्दा चाहिए, आप उसे सर इतना पर्दा चाहिए तो आप लोग पहन सकते हैं पर्दा। पर्दा तो पर्दा है ना, एक दीवार चाहिए आपको महिला से, आप पहन लीजिए। देखिए यही तो प्रॉब्लम है सुचारिता जी, आप अपनी मन की बात कहकर प्रधानमंत्री जी को फॉलो करती हैं और दूसरे पैनलिस्ट को पूरा 3 मिनट देती हैं, लेकिन सच्चाई सुनने के लिए आपके पास आधा मिनट नहीं है। मैं कॉन्ट्रडिक्शन की बात कर रहा हूं, आपकी बातों में कॉन्ट्रडिक्शन कितना है। अगर हिजाब पहनी हुई औरत अपना एसर्शन करना चाहती है, अपने राइट्स को एसर्ट करना चाहती है, तो लोगों के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। अरे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के अंदर वहां के कट्टरपंथी उलमाओं ने उनको बाय फोर्स हिजाब करने कहा। हिंदुस्तान में कोई कट्टरपंथी मुल्ला ने उनको बाय फोर्स हिजाब करने नहीं कहा। उसका नतीजा आपको देखने मिला कि हमारी औरतों ने यूपीएससी कहां से नहीं कहा? आप कौन सी दुनिया में अतीकुर रहमान साहब? मैंने अभी अरूसा की बात करी, अभी अरूसा की बात की 2 मिनट पहले। आप कौन सी दुनिया में रह रहे हैं अतीकुर रहमान साहब? या तो फिर आप ऐसा करते हैं, आप अपनी समझ पर पर्दा डाल लेते हैं, उस समय आप देखना नहीं चाहते हैं।
आप देखना नहीं चाहते। मैंने अभी अरूसा का जिक्र किया, वो उस बच्ची को इतनी बुरी तरह ट्रोल किया गया क्योंकि उसने पर्दा नहीं पहना, उसने हिजाब नहीं पहना, उसको ट्रोल कर दिया गया, उसको कहा उसकी गर्दन काट देंगे। अपना निजीकरण करिए आप। हाँ बोलिए बोलिए शिवम, जल्दी से बोलिए। और इंडिविजुअल लिबर्टी पे ध्यान दीजिए जो कोर्ट में आज तय हुआ है। कहना चाहता हूं, सुनिए सुचारिता जी, मैं बात बहुत साफ है, लिबर्टी पे बात बहुत साफ है। उस अरूसा को जो 99% लेकर आई है, 99% मार्क्स लेकर आई है, जिसने जम्मू कश्मीर का और देश का नाम रोशन किया है, वो इस देश के लिए रोल मॉडल हो सकती है। और सुनिए, हिजाब पहनकर प्रधानमंत्री तो बन सकते हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अगर प्रधानमंत्री बनने के बाद 9वीं क्लास में एडमिशन लेंगी ना, तो उनको हिजाब पहनकर स्कूल में नहीं जाने दिया जाएगा और नहीं जाने दिया जाना चाहिए, चाहे कोई भी हो। हर एक जगह का एक यूनिफॉर्मिटी होता है और उसको मेंटेन करना है। और सुनिए, ये हिंदुस्तान की कहानी नहीं है, यूरोप में लेनी सड़क पर कोई नहीं रोक रहा है हिजाब पहनने से, लेकिन स्कूल आप मुझ पर इससे पहले एक और नहीं प्रतिमा सिंह जी इंतजार कर रही हैं सर, प्रतिमा सिंह जी इंतजार कर रही हैं और इसीलिए नहीं, आप भी ठेकेदार नहीं सर, कोई नहीं है सर। जिस तरह से वो कोई नहीं है डिसाइड करने वाले, उसी तरह से आप भी नहीं है कोई डिसाइड करने वाले। ये दोनों तरफ के लिए एक ही बात है, इसीलिए कोर्ट आया है इस पूरे मामले में, इसीलिए कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा है, इसीलिए कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा है। सर अगर इतना आसान होता हर कोई अपनी चीजें थोप लेता। और इसीलिए आज योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा है मैं एक बार वो बता देती हूँ, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश की जो एक चुनावी फिजा है उसकी भी बात कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में किस तरह से हिजाब को लेकर एक चुनावी मुद्दा बनाया गया उसकी बात कर रहे हैं। मैं एक बार बताती हूँ कि योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा। आज उन्होंने जब दूसरे चरण के चुनाव की बात की, उनसे हिजाब पर पूछा गया, उन्होंने कहा कि उन्होंने सीधे सीधे कहा कि अगर मैं चाहूं कि यूपी सरकार में कर्मचारी भगवा धारण कर ले तो क्या यह मुमकिन है? नहीं है मुमकिन। उन्होंने कहा कि स्कूल में ड्रेस कोड लागू होना चाहिए, हर संस्थान का एक कोड होता है, उसके हिसाब से चलना होगा। आर्मी में कोई अपनी मर्जी से चलने को कहेगा तो क्या होगा? अगर आर्मी वाले को कहने लगे कि मैं यूनिफॉर्म फॉलो नहीं करूंगा तो क्या आगे से यह भी कह दे कि हाँ भाई वहां पर भी होगा? अब आप मुझे यह बता दीजिए, व्यक्तिगत आस्था अपनी जगह है, संस्था के नियम अपनी जगह है, ये योगी आदित्यनाथ ने कहा। उन्होंने ये भी कहा कि भारत संविधान से चलेगा, शरीयत से नहीं। ये बात उन्होंने पहले भी कही थी, 2 दिन पहले उन्होंने कही थी, आज फिर दोहराई। पर बड़ी बात उन्होंने ये कही कि गजवाए हिंद का सपना कयामत तक साकार नहीं होगा। अब मुझे सिर्फ ये पूछना है प्रतिमा जी आपसे, अतीकुर रहमान साहब जरा सुनिएगा कि जब वो गजवाए हिंद कहते हैं तो क्या आप वैसा कानून चाहती हैं हिंदुस्तान में? क्या उस तरह का कानून स्थापित हो जाए यहाँ पर? देखिए सुचारिता जी, पहले तो आपको भी और हमारे जो पैनलिस्ट बैठे हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें अभी कही जा रही थी इनकी तरफ से, तो आपको भी याद दिला दूं कि देश आजाद हुआ है 1947 में, देश 2014 में आजाद नहीं हुआ है। क्योंकि यहाँ बैठे जो पैनलिस्ट हैं कुछ उन्हें लगता है कि देश आजाद सिर्फ 2014 में ही हुआ। ठीक है, अब आप समझिए। और मुझे लगता है कि अगर योगी आदित्यनाथ जी को ये कहने की आवश्यकता पड़ रही है कि देश संविधान से चलता है, शरीयत से नहीं चलेगा, तो शायद वो भूल गए हैं कि देश आज तक सिर्फ संविधान से ही चलता आ रहा है। देश शरीयत से नहीं चला कभी भी, देश संविधान से ही चलता आ रहा है। लेकिन 2014 के बाद से जो पूरा देश है वो संघी विचारधारा से चल रहा है। ये सबसे बड़ी दिक्कत है इस देश की कि जिस देश की जनता ने प्रचंड बहुमत दे करके भाजपा को सत्ता देने का कार्य प्रतिमा जी, मैं एक सवाल आपसे पूछ रही हूँ, आपके कांग्रेस के नेता हैं, कर्नाटक के हैं, जहां से ये पूरा विवाद शुरू हुआ, और उन्होंने कहा कि पर्दा इस्लाम में है, हिजाब का मतलब पर्दा होता है, और जो लोग पर्दा नहीं करते, जो महिलाएं पर्दा नहीं करती हैं, विमेन गेट रेप्ड, उनका बलात्कार होता है। मैं आपसे सीधे ये पूछ रही हूं, यानी जो महिलाएं हिजाब ना पहने उनका बलात्कार होता है, ये बयान आपके कांग्रेस के नेता का है, आप इसका समर्थन करती हैं, इस तरह के बयान का? देखिए, पहली बात तो ये है कि वो उनका व्यक्तिगत बयान है सुचारिता जी, कांग्रेस पार्टी का उस बयान से कोई लेना देना नहीं है, और हमारा सिर्फ लेना देना इस बयान से है जो हमारी तो लेना देना बता दीजिए ना, आप बोलिए, आप कंडेम कर रही हैं इस तरह का बयान, इस तरह का फिजूल बयान दिया था। नहीं, तरह का फिजूल बयान आप नहीं, हम खंडन करते, हम खंडन। ये महिलाओं के बारे में अब इस तरह की टिप्पणियां होंगी कि जो पर्दा नहीं करता है उनके साथ बलात्कार होता है, और आप सुनिए, नहीं, हम उनके इस बयान का खंडन करते हैं, और शाम तक अभी कुछ टाइम बाद आपको प्रियंका गांधी जी की तरफ से भी उनके खिलाफ कोई ना कोई एक्शन मिल जाएगा। दूसरी बात, हम सिर्फ प्रियंका गांधी जी के बयान का सम्मान करते हैं जो हिजाब विवाद के बाद उन्होंने दिया था। हमने हमेशा बात महिला सशक्तिकरण की है, महिला सम्मान की है, और आपने बहुत सही बात कही कि
संविधान के दायरे में देश चलना चाहिए। और संविधान की ही बात मैं करना चाहती हूँ कि संविधान का आर्टिकल 19 हो, आर्टिकल 21 हो या 25 से 28 हो, वो हर व्यक्ति को ये आजादी देता है कि उसे क्या पहनना है क्या नहीं। लेकिन सुनिए, स्कूल में ड्रेस कोड होता है, उसका पालन सबको करना चाहिए। अगर वो पालन नहीं होता है तो स्कूल प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। लेकिन अगर राज्य किसी व्यक्ति को क्या पहनना है क्या खाना है उसमें इंटरफेयर करने लगे तो ये उस देश और उस राज्य का दुर्भाग्य होता है। और मैम फिर आप इसे डाइवर्ट कर रही हैं, ये इस देश में कभी किसी को नहीं बताया गया क्या पहनना है क्या खाना है। आपका जो मन है वो आप खाती हैं, मेरा जो मन है मैं वो खाती हूँ। आपको जो पहनना आप पहनती हैं, आपका मेरा जो मन है मैं पहनती हूँ। लेकिन आपके बच्चे स्कूल में यूनिफॉर्म नहीं पहनते। प्रतिमा जी मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपके घर के बच्चे, आपके भी तो घर में बच्चे होंगे, आपके घर में बच्चे होंगे, वो बच्चे यूनिफॉर्म पहनते हैं स्कूल में कि नहीं पहनते हैं? या फिर आप कल को कहेंगे कि नहीं मेरी मर्जी है, मैं उन्हें फ्रॉक बना के भेजूंगी, जो भी बच्चों को जो कपड़े पहनाना का मेरा मन है वो पहना के भेजूंगी। आपने मेरी बात नहीं सुनी सुचारिता जी, नहीं, आपने शायद मेरी बात नहीं सुनी। मैंने कहा कि स्कूल में ड्रेस कोड है, उसका पालन करना सबका कर्तव्य है। और अगर पालन नहीं होता है तो स्कूल प्रशासन का ये दायित्व बनता है कि वो एक्शन ले। कॉलेज में जहाँ पर ड्रेस कोड नहीं है वहाँ व्यक्ति आजाद है, लड़कियां आजाद हैं, उनका जो मर्जी करेगी वो पहनेंगी। आपको हिजाब पहनना है नहीं, मैं होल्ड इट देयर, वहीं पर रुकिए प्रतिमा जी। एग्जैक्टली, तो यही तो बात है प्रतिमा जी। फिर आप भी अलग बात नहीं कर रही हैं, आप भी वही बात कर रही हैं जो मैं बात कर रही हूँ। मैंने भी यही कहा, स्कूल के बाहर किसने कहा हिजाब उतारो, मुझे ये बता दीजिए। ये तो स्कूल की यूनिफॉर्म की बात हो रही है। स्कूल के बाहर किसने कहा, शिवम, स्कूल के बाहर किसने कहा हिजाब उतारो? एक मिनट नहीं, प्रतिमा जी आप भी वही कह रही हैं जो मैं कह रही हूँ, आप भी वही कह रही हैं। बस ये है कि आप, क्योंकि वो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं तो आप उनकी बात में समर्थन नहीं करेंगी। सीधी सी बात ये है, बस इतनी सी बात है शिवम, क्योंकि वो योगी आदित्यनाथ ने कह दिया तो वो समर्थन नहीं करेंगे। बात वो वही कह रही है। बच्चों स्कूल के आगे, स्कूल के बाहर किसने बोला हिजाब नहीं पहनना? शिवम बता दीजिए जरा। नहीं बता दीजिए जरा शिवम, स्कूल के बाहर किसने कहा कि हिजाब नहीं पहनना है? बता दीजिए जरा। सुचारिता जी, हाँ, इनको मैं कहता हूं, मैम मुझे एक बार बता दीजिए, एक व्यक्ति का बता दीजिए जिसने कहा कि स्कूल के बाहर आप हिजाब नहीं पहनना। आजाद हो गया था, लेकिन आप मुझे एक चीज बताइए, हर धर्म ने अपनी अपनी कुरीतियां छोड़ी हैं। हिंदू धर्म में सती प्रथा चलती थी, राजा राम मोहन राय आए और उसको हटा दिया। अगर आप अपने आप को बचाना चाहती हैं, हिंदू महिलाओं को बचाना चाहती हैं, तो मुस्लिम महिलाओं का क्या दोष है? शाजिया जी अभी तक क्यों नहीं है? किसी की भी अगर दुर्घटना में या कैसे भी मृत्यु होती है तो हिंदू धर्म में उनकी धर्मपत्नी क्यों नहीं आग में कूद जाती? आप मुस्लिम महिलाओं के साथ ऐसा अत्याचार क्यों कर रहे हैं? क्यों रहना है उनको हिजाब में? क्यों रहना है? सारी दुनिया इससे दूर भाग रही है। और दूसरी बात, आपको जो पहनना है पहनिए, उसको कोई रोक ही नहीं रहा। लेकिन अगर मसला स्कूल का है तो वहां आप कोई भी धार्मिक ड्रेस पहनकर नहीं जा सकते, ये बहुत ही क्लियर है। और दूसरी बात, मैं एक और चीज कहना चाहूंगा, कांग्रेस ने जिस तरह की बात की है, प्रियंका गांधी जी ने जिस तरह की बात की है कि एक महिला जो चाहे वो पहन सकती है, बिल्कुल पहन सकती है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन स्कूल में बिकिनी पहनकर नहीं जाया जा सकता। ये बात अपने आप में इलॉजिकल है। बिल्कुल सबको हर तरीके से अपनी ड्रेस पहनने का, मैं एक बार आज कोर्ट में आर्टिकल 25 को लेकर बहस हुई है। मैं एक बार बताना चाहती हूँ शिवम के आर्टिकल 25 में क्या है, क्या कहा गया है। क्योंकि बार बार ये कहा जाता है कि आर्टिकल 25 के तहत हमें ये आजादी दी गई है, कोई भी धर्म मानने या पालन करने का अधिकार देता है। आर्टिकल 25 आपको संविधान का धर्म के प्रचार प्रसार प्रवचन का अधिकार देता है। ये स्वतंत्रता पूर्ण रूप से नहीं है, ये भी कहा गया है कि पूर्ण रूप से नहीं। अतिकुर रहमान साहब सुनिए, सईदा जी सुनिए, उसके बाद मैं आ रही हूं। धार्मिक स्वतंत्रता की कुछ सीमाएं हैं और वो सीमाएं सुचरिता कुकरेती के लिए भी है, सईदा फलक के लिए भी है, अतिकुर रहमान के लिए भी है, शिवम त्यागी के लिए भी है। स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता की सीमाएं हैं, स्वास्थ्य, नैतिकता और कानून व्यवस्था को लेकर ये सीमाएं हैं। स्थिति के अनुसार सरकार को रोक लगाने का भी अधिकार है। किसी पर अपना धर्म ना तो थोपा जा सकता है और किसी धर्म को मानने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। तो हम कन्वीनियंटली इसमें से वो चीजें उठाते हैं जो हमें लगता है कि हमारे लिए जरूरी हैं, लेकिन हम वो चीजें भूल जाते हैं अतिकुर रहमान साहब, जो हमें लगता है कि अगर हम याद रखेंगे तो हमारा डिफेंस कमजोर हो जाएगा, हम हिजाब थोप नहीं पाएंगे। अतिकुर रहमान साहब जी, सुचारिता जी बड़ी अच्छी आपने बात कही। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस की बात हुई बड़ी देर तक के कोर्ट के अंदर। अब बताइए, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन के अंदर कहां से हिजाब कहीं से भी एजुकेशन के अंदर कोई बाधा पैदा करता है
या कोई इस तरह की मुश्किल पेश आती है क्लास में, टीचर्स के साथ, इंस्टीट्यूट के साथ, गैदरिंग के अंदर, एक्सपेरिमेंट के अंदर, लेबोरेटरी के अंदर, अगर वो पेंटिंग कर रही है उसके अंदर कहां से हिजाब रेस्ट्रिक्ट होता है? रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन के रीजन सामने लाइए ना, आती है रीजन सामने लाइए ना। और जैसा कि प्रतिमा जी बता रही हैं, सुनिए नहीं है तो कुछ भी कर सकते हैं। आप ये कह रहे हैं डायरेक्ट नहीं करे, स्टेट डिक्टेट नहीं करे। सुनिए ना, सुनिए, आप ये कह रहे हैं कि वो कुछ भी कर सकती है हिजाब पहनकर वो कुछ भी कर सकती है। तो मुझे एक बात बताइए, ये जिस तरह से अमीना जी, ऐसे तो पर्दा डालकर, घूंघट ओढ़कर भी महिलाएं बहुत कुछ कर सकती हैं, लेकिन उस पर्दा प्रथा का अंत एक समय पर हुआ, और वो इसलिए हुआ क्योंकि वो एक रूढ़िवादी परंपरा थी। किस तरह से महिलाओं को कैद करके रखने वाली परंपरा थी, उसे पीछे छोड़ा गया। अगर मेरे धर्म की भी बात होती है, हिंदू धर्म की बात होती है, तो मैं उसमें कहूंगी कि अगर कोई महिला पर्दा में है तो मैं उसके खिलाफ बोलूंगी। आप उसी तरह से मैं उम्मीद करती हूँ अमीना जी कि अतीकुर रहमान साहब हिजाब के खिलाफ बोलेंगे, लेकिन ये बोलते नहीं। आप हमला कर रही हैं अमीना जी मेरा परिवार पुश्तों से बोलता चला रहा है, उसके बाद काउंटर करिए, उसके बाद काउंटर करिए। देखिए, प्रॉब्लम ये नहीं है कि हिजाब पहन के लड़कियां कूद सकती हैं, फांद सकती हैं। प्रॉब्लम ये है कि लड़कियों को हिजाब कमजोर साबित करता है। ये दिखाता है कि महिलाओं को किसी एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की जरूरत है। ये दिखाता है कि वो मर्दों को रिझाती हैं, इसलिए उनको ढक के रखो। जैसे गंदी चीजों को ढक के रखा जाता है ताकि मर्दों का ईमान ना खराब हो जाए, ये सब चीजें औरतों को नीचा दिखाती हैं, औरतों को एक कम दर्जा देती हैं। जिस प्रकार से 4-4 बीवियां एक पुरुष की हों, और जो कुरान में अलाउड ही नहीं है। कुरान में साफ लिखा है कि अगर आप बराबर का सलूक, बराबर का इश्क, प्यार, पैसा, समय हर पत्नी को न दे पाए तो आप 2 पत्नी, 3 पत्नी, 4 पत्नी नहीं रख सकते। आप मुझे वो मर्द दिखा दीजिए जो 4 औरतों के बीच में बिल्कुल इक्वालिटी कर सकता है। बराबर का इश्क, बराबर का सेक्स, बराबर का पैसा, बराबर का सेटिस्फैक्शन। इतना कोई मर्द गुर्दा ही नहीं रखता जो ये सब कुछ कर पाए। अतः कुरान में ममनू है कि आप एक से ज्यादा पत्नी एक समय पे नहीं रख सकते। मगर मुसलमान मर्द और मुल्ला समझे तो बात बने। इनको तो मेरे ख्याल से पकड़ पकड़ के समझाना पड़ेगा कि कुरान में लिखा क्या है। दूसरी बात, औरतों के प्रॉपर्टी राइट। औरत को ग्रॉस नेट प्रॉपर्टी मिलती है, तभी उसको आधी दी जाती है, क्योंकि बाकी जिम्मेदारी उसके भाई की होती है। माँ बाप की जिम्मेदारी भाई की है। यदि बहन विधवा हो जाए या तलाकशुदा हो जाए तो भाई उसके बच्चों को और बहन को भी पालेगा। यदि बहन का पति अपाहिज हो जाए तो बेचारे भाई को उस बहन के पति को भी पालना पड़ेगा। भाई को ग्रॉस दिया जाता है, इसलिए उसको ज्यादा देते हैं। हमको नेट मिलता है, हमारी ना माँ बाप की जिम्मेदारी है। अब मैं सईदा जी से एक बार पूछ लेती हूँ। अमीना जी, सईदा जी से पूछ लेती हूँ। मेरी दिक्कत इस बात से ये है मैम सईदा जी, क्योंकि यहाँ हिजाब की आड़ में फिर वो जो कट्टरपंथी, जो एक कट्टरपंथ, जो एक सोच है ना, वो किस तरह से आगे बढ़ जाती है वो आपने सुन लिया। आपने सुन लिया कि कर्नाटक के जो कांग्रेस नेता हैं, जिनके लेकर मैंने प्रतिमा जी से सवाल पूछा, वो किस तरह से कह रहे थे कि जो पर हिजाब नहीं करता, जो पर्दा नहीं करता, उन लड़कियों के साथ बलात्कार होता है। ये सोच, इस सोच को आप सही मानेंगी? लेकिन इसकी आड़ में यही होगा, और अभी ये शुरुआत है। देखिए कांग्रेस के नेता का जो बयान है मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। आई डोंट वांट टू कमेंट, क्योंकि मैं AIMIM से हूँ। नहीं मैम, मैं तो कह नहीं रही आप रिस्पॉन्सिबल। बोलिए, सुनिए, मैंने तो कहा ही नहीं। मुझे बोलने दीजिए ना, जब से मैं तो चुप हूँ, मुझे तो अब बोलने का मौका मिला है। क्या कोई इंसान की काबिलियत, उसका टैलेंट, नहीं बोलिए मैम, पर मैंने आपको रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया, मैंने सवाल पूछा। हिजाब से किया जाता है, उस पर डिपेंड करता है किसी का टैलेंट। हिजाब में भी कोई कुछ कर सकता है, पगड़ी में भी कुछ कर सकता है, प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। और एक बात बोलिए, वुमेन एम्पावरमेंट किसे कहते हैं? वुमेन एम्पावरमेंट जब होता है जब महिला आजाद होती है, जब अपनी मर्जी की मालिक होती है, और हुकूमत चाहती है कि उनको वो हिजाब ना करें, उनको बैन किया जा रहा है, उनको रोका जा रहा है। दैट इज नॉट वुमेन एम्पावरमेंट, दैट इज डिस्क्रिमिनेशन। तीसरी बात, बीजेपी के जो प्रवक्ता है वो अभी थोड़ी देर पहले बोले कि अगर ठीक है हिजाबी लड़की प्रधानमंत्री बन सकती है, उनको बोलने दीजिए। स्कूल ही नहीं जाएगी, जब वो हिजाब पहन के स्कूल ही नहीं जाएगी तो प्रधानमंत्री कैसे बनेगी? तो मैं उनसे सवाल करना चाहती हूँ, क्या वो धमकी देना चाह रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में ही, पूरे हिंदुस्तान के स्कूल कॉलेजेस में बैन होगा? अभी तो सिर्फ कर्नाटका की बात करिए। तो क्या बीजेपी के प्रवक्ता ये धमकी दे रहे हैं कि इंडिया के हर
स्कूल कॉलेज में हिजाब बैन होगा और कोई मुसलमान लड़की जो हिजाब पहनना चाहती है वो स्कूल कॉलेज में नहीं जा सकती? बीजेपी के प्रवक्ता सईदा जी, अभी तक तो स्कूलों में हिजाब पहन के बच्चियां जाती नहीं है, लेकिन अगर छोटी छोटी बच्चियां, अभी छोटी छोटी बच्चियों को भी आप हिजाब पहनाने की वकालत कर रही हैं। मैं आपसे सिर्फ पूछ रही हूँ मैम, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रही हूँ, सिर्फ पूछ रही हूँ। छोटी छोटी बच्चियां 4 साल की 5 साल की वो हिजाब पहनकर स्कूल जाएं, आप इसकी वकालत कर रही हैं तो ठीक है मैम, मैं सिर्फ पूछ रही हूँ। और जिनको पहनना है वो पहनेंगे, उनकी मर्जी है, फ्रीडम ऑफ चॉइस है। अगर वो अंडर 18 है, उनके हाँ, मैं वही कह रही हूँ, छोटी छोटी बच्चियां हैं, छोटी छोटी बच्चियां, मुझे लगता है 4-5 साल उनको हिजाब पहना देते हैं, ठीक है भाई। उनके जो यस मैम, बिल्कुल सही कह रही हैं, तरबियत दी जाएगी। जो आप बहुत अच्छी बात कह रही हैं, छोटी छोटी बच्चियां हैं 3-4 साल की, उन सबको हिजाब पहना के स्कूल भेजेंगे, यही कह रही हैं आप। सर, कहाँ लेकर जाना चाहती है इस देश को, कहाँ लेकर जाना चाह रही हैं, माहौल कैसा है, कहाँ लेकर जाना चाह रही है मैम? इतनी महिलाओं ने इसके खिलाफ जंग लड़ ली, कितनी लड़ाइयाँ लड़ ली, आप फिर वहीं ले जाएंगी, फिर वहीं ले जाएंगी, जो माहौल है, उनकी जो आप फिर वहीं ले जाएंगी। फ्रीडम ऑफ चॉइस है। ये दिस इज सो सैड, मैं ये कहना चाह रही हूँ। शिवम, प्रतिमा जी शिवम, दिस इज सो सैड। जवाब नहीं दिया, क्या वो धमकी दे रहे? सुचारिता जी, सुचारिता जी, आप धमकी दे रहे थे क्या शिवम? भाई के देश में एक महिला को पर्दा चाहिए अपनी सिक्योरिटी के लिए। मैं कहना चाहता हूं धमकी नहीं है, क्लियर कट सुनिए, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। इस देश में अगर प्रधानमंत्री भी हिजाब वाली महिला हैं और वो 9th वाले स्कूल में 9th में एडमिशन ले लेंगी तो वो हिजाब पहनकर अंदर नहीं जा सकती, चाहे वो प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, क्योंकि ये उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। कहीं किसी जगह की, किसी इंस्टीट्यूशन की अगर एक यूनिफॉर्म है तो आपको फॉलो करना पड़ेगा। आप विलायत से नहीं आए हैं कि कानून से बाहर आपको फैसिलिटीज दी जाए। अब दूसरी बात, इस देश में 4-4 मेरे लिए इस पूरी बहस में मैं सईदा जी, अमीना जी, मैं आप दोनों से, प्रतिमा जी, मैं आप दोनों तीनों से ये कहना चाहती हूँ कि मेरे लिए इस बहस में धर्म से ऊपर इस वक्त बतौर एक महिला होना है, और मैं ये नहीं चाहती हूँ कि एक महिला और छोटी छोटी बच्चियां बुर्के पर्दे में रहकर आगे बढ़े, ये सोचकर पीड़ा होती है मुझे। बस इतना कहना चाह रही हूँ। महाभारत में इतना ही समय था मेरे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।